हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले हमारी जो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या, इसका विकास कैसे हुआ था, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है। ये ख़ास दो मायने से है। पहला ये कि अगर आप लोग इसे एकेडमिक रूप से पेपर में लिखने के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से जानना चाहते हैं, तब भी हमारी ये ड्यूटी है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हम लोगों के पास ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। और इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दूसरी तरीके से ये इसलिए भी बहुत मायने रखता है, अगर आपने आने वाले समय में मनोवैज्ञानिक बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर लोगों का इलाज करें और आपके पास जो क्लाइंट आएंगे आप उनकी किसी प्रकार से उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें, अगर हमारे ये तमाम चीज़ें अगर आप लोगों ने करनी है, तब भी आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो चलते हैं, हम बात करते हैं रोल ऑफ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अगर हम भूमिका की बात करें तो इसके चार मुख्य स्तंभ हैं। चार मुख्य स्तंभ हैं। पहले मैं उन स्तंभों के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला जो हमारा स्तंभ है वो है डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, ये पहला स्तंभ है। दूसरा है साइकोथेरेपी, और तीसरा है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, और चौथा है रिसर्च। इन चारों स्तंभों के ऊपर ही एक मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक की भूमिका खड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में। विद्यार्थियों, आप इस तरीके की बातें अक्सर जानते होंगे कि जब भी कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करता है कि हमारे पास जो रोगी आया है उसको हुआ क्या है। क्योंकि जो रोगी हमारे पास आता है वो जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि उसका रोग क्या है, उसके अंदर हो क्या रहा है, तब तक उसका इलाज करना भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम रोगी जब हमारे पास आता है तो हमारा जो मुख्य स्तंभ है वो है डायग्नोसिस और असेसमेंट। तो सबसे पहले हमने डायग्नोसिस करना है, इसे हिंदी में निदान कहते हैं। डॉक्टर के पास भी रोगी जाता है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कहता है जी मेरे को हेडेक हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, या मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करता है, उसका जो उसका गला है उसको भी चेक करता है, छाती को भी चेक करते हैं, और तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर वो उनका ब्लड सैंपल देकर किसी प्रकार का जो डायग्नोस्टिक टूल जो मेडिकल के हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये देखा जाता है कि उसके ब्लड के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर मान लीजिए उसके अंदर भी सही से कुछ नहीं आता है तो साथ साथ फिर पेशेंट का जो एक्सरे है और सीटी स्कैन है वो भी किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के माध्यम से बेसिकली ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर रोगी को हुआ क्या है। अब हमारे पास अगर एक मनोवैज्ञानिक के पास, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कोई अगर क्लाइंट आता है, कोई रोगी आता है और वो आके कहता है जी उसका आजकल उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसको उदासी फील हो रही है, उसको टेंशन महसूस हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे डायग्नोसिस का काम शुरू होता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वेदर इट इज़ इमोशनल, मेंटल है, बिहेवियरल है, किस तरीके की समस्या है, तो उसका वो डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है। ये जो डायग्नोसिस की प्रक्रिया है आमतौर पे इसको भी आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही पेशेंट आता है तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट की एक केस हिस्ट्री लेते हैं। इसके द्वारा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसकी जीवन में क्या चल रहा है। जब हम ये बातें तय कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक रफ़ आइडिया आ जाता है कि जो पेशेंट है उसकी ज़िंदगी में बेसिकली चल क्या रहा है। एक चीज़ तो यहाँ ये है। दूसरा ये होता है कि सिम्टमोलॉजी को पहचानना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते हैं, तो हमें क्लियर कट एक विज़न होना चाहिए कि रोगी को क्या है।
मान लीजिए कि एक रोगी जो आया हमारे पास, हो सकता है कि उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है कि उसको आप ये मान के चल सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है, हो सकता है कि उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हों वो कोई मेडिसिन ले रहा हो, उसके रिएक्शन के रूप में हो रहा हो। तो यहाँ पर एक डायग्नोसिस का जो एक चैप्टर हमारे पास है, एक बात है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम किसी रोगी का डायग्नोसिस नहीं कर लेते हैं तब तक हम अगले कदम की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। अब ये जो डायग्नोसिस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, डिटर्मिनेशन होती है डिजीज़ की, उसकी सिम्टम्स की, उसके सिम्टम्स के आधार पे, उसके साइंस के आधार पर, और इसके अंदर हम असेसमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से जो रोगी है उसका डायग्नोसिस हम लोगों को करना है, तो हम यहीं से बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आया तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पहले उसकी एक हिस्ट्री लेता है। ये जो हिस्ट्री है ये केस स्टडी के रूप में ली जाती है, पूरी उसकी हिस्ट्री ली जाती है। फिर रोगी से ये पूछा जाता है कि उसको क्या क्या सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, उसकी बॉडी में, उसके मन के अंदर, उसके बिहेवियरल किस तरीके के साइंस उसके अंदर आ रहे हैं। जब हम ये सारी जानकारियाँ उससे हासिल कर रहे होते हैं तो इसी बीच हम लोगों को हमारे मन के अंदर एक रफ आइडिया आ जाता है कि रोगी जो सिम्टम्स कह रहा है ये फलानी बीमारी से, इस बीमारी से मिलते जुलते हैं। तो हम अपने उन जो हमारी मन के अंदर जो एक एंटिसिपेशन होती है, उस एंटिसिपेशन के आधार पर हम उससे और ज़्यादा सवाल पूछते हैं ताकि हम ये तय कर सकें कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो हम सोच पा रहे हैं कि इसको ये बीमारी है, क्या वाकई में उस बीमारी के लक्षण इसके अंदर हैं। जैसे एक रोगी ये कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मेरा काम करने को मन नहीं होता है, मुझे घबराहट होती है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये चिंता के लक्षण भी हैं, ये डिप्रेशन के लक्षण भी हैं और बहुत सारी मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं। तो हम लोगों को एक क्लियर कट एक क्लासिफिकेशन चाहिए, क्लियर कट एक डिवीज़न चाहिए कि भाई इस पेशेंट को ये बीमारी है। और ये जानने के लिए डायग्नोसिस के अंदर अगर हमारी बातचीत से, इसके अंदर हम इंटरव्यू मेथड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हमारा डायग्नोसिस जो बातचीत के माध्यम से सही नहीं निकल पाता है, यहाँ पर फिर हम डायग्नोस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं असेसमेंट के लिए। विद्यार्थियों, जो आप अपनी कक्षाओं के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता होगा कि ये किस लिए काम आते हैं। बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए काम आते हैं। हमारे पास कोई रोगी आ जाता है तो अगर हमें लगता है कि उसको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंगर हो सकता है, तो ये तमाम तरह के जो हमारे पास टेस्ट हैं वो एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर इस्तेमाल करता है। यहाँ एक चीज़ जो है ये जानना और आपको मानना बहुत ज़रूरी है कि जो डायग्नोस्टिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी बाकायदा से एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो टूल्स असेसमेंट के लिए यूज़ कर रहा है वो बिल्कुल ऐसे बेकार हैं या वो किसी आम आदमी ने लेमैन में ने बना रखे हैं। कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता है। अब हमारे पास जो हमारा पहला पायदान है वो है डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, जिसके बारे में हमने बात की। अगर हम संक्षेप में इसको बोलें तो अगर हम इसको डिफाइन भी करना चाहें तो डायग्नोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and determining the nature of a disease or a disorder by its sign and symptoms through the use of assessment techniques। तो ये एक इसकी डेफिनेशन है। मतलब रोग को पहचानना और निर्धारित करना, ये दोनों शब्दों को समझिएगा। पहचानना, पहले हमने पहचान लिया और फिर एकदम डेटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ पक्के रूप से इस रोगी को यही बीमारी है। ये करने के लिए हम असेसमेंट के टूल इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जब पता चल गया कि किसी व्यक्ति को
बीमारी क्या है। जीएडी है, फोबिया है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, बाइपोलर है, यूनिपोलर है। ये तमाम चीज़ें तभी पता चलेंगी जब हम डायग्नोसिस वो रोगी का कर पाएंगे। दूसरा कदम जो हमारा है, दूसरा जो पिलर है, ये है साइकोथेरेपी। अब हमने जब देख लिया कि पेशेंट को बीमारी क्या है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका फिर शुरू होती है इलाज की, कि भैया इलाज करना है, और इलाज भी ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल सही उसकी बीमारी को उसको क्योर कर सके। अब हमारे पास तो एक लंबी फेहरिस्त है साइकोथेरेपीज की। हमारे पास सीबीटी भी है, हमारे पास शॉर्ट थेरेपी भी है, हमारे पास प्ले थेरेपी भी है, डांस भी है, हमारे पास साइको एनालिसिस भी है। हमने कौन सी थेरेपी इस्तेमाल करनी है, ये थेरेपी कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि रोगी की दशा कैसी है। हमें ये भी देखना है कि रोगी अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। रोगी हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट के पास हफ्ते में कितने दिन आ सकता है, उसकी उम्र कितनी है, उसका पारिवारिक ढांचा कैसा है, और उस आधार पे उसकी जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए सबसे मुनासिब साइकोथेरेपी कौन सी है। अब जैसे कि डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के लिए जो सबसे अच्छी थेरेपी जो है वो सीबीटी मानी जाती है, तो वहाँ पर हमने सीबीटी का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो यहाँ पर फिर हम बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी ढंग से हमारे पास डिफरेंट टाइप की थेरेपीज हैं, उनके माध्यम से हम अलग अलग बीमारियों का अलग अलग थेरेपीज के माध्यम से इलाज करते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य रोल ये है, उसने ये तय करना कि रोगी को बीमारी क्या है और उसका इलाज के लिए कौन सी साइकोथेरेपी यूज करनी है। तो इस तरीके से अभी तक आप लोगों ने बच्चों जाना कि दो तरह की भूमिका के बारे में हमने बात की। जैसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आता है, डायग्नोसिस करना है, असेसमेंट करना है, ये जानने के लिए कि आखिर रोग क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी है भी कि नहीं है। जब ये तय हो जाएगा बीमारी है और कौन सी बीमारी है, फिर उसका अगला कदम है रोगी को एक साइकोथेरेपी देने की प्लान बनाया जाता है, एक शेड्यूल बनाया जाता है, रोगी को बताया जाता है कि हफ्ते में इतने दिन आपने हमारे पास विजिट करना है, उसका इलाज किया जाता है। तीसरा जो इसमें बहुत ही जो अगला महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। यहाँ पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका यहीं आके ख़त्म नहीं हो जाती कि उसके पास पेशेंट आ रहे हैं, उसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो रोगियों का इलाज कर रहा है, यहाँ तक बात नहीं रुकती है, बात थोड़ी सी आगे भी बढ़ती है। और अगली बात होती है कि हमने अपनी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि जब रोगी ठीक होकर अपने घर जाता है, उसकी रिहैबिलिटेशन होती है, पुनरावास होता है, जब वो अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने बाज़ार में, अपने दोस्तों के बीच दोबारा से जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो उस व्यक्ति को दोबारा से बीमार बना दे, रिलैप्स हो जाए हमारा केस। इसीलिए एक साइकोथेरेपिस्ट को ये जानना और ये उसकी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ये भूमिका है कि वो जहाँ कहीं भी काम कर रहा है अपने आसपास के क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्प भी करे, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करता रहे। और जो रोगी हमारे पास आया है, उस रोगी की पूरी जो फैमिली है, जो उसकी कम्युनिटी है, उसके दोस्त हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए समझाना है कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेंटल रिटार्डेशन का केस आ जाता है और वो व्यक्ति जो है, अब उसकी शरीर तो 22 साल का है, उसकी जो बायोलॉजिकल उम्र है वो 22 साल है, लेकिन उसका मन जो है 5 साल के बच्चे के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ पे उससे ऐसी गलतियाँ, शरारतें, बातें होंगी, वो बातें ऐसी होंगी, वो शरारतें ऐसी होंगी कि वो एक 22 साल के व्यक्ति से उससे उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन अगर हम वहाँ पे कम्युनिटी हेल्प नहीं लेंगे, अगर हम लोगों को समझाएंगे नहीं कि ये मेंटल रिटार्डेशन बीमारी क्या है,
तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको मारे पीटे, क्योंकि उसने तो 5 साल के बच्चे की मानिंद ही शरारतें करनी है। तो हम लोगों को उसको समझाने के लिए, उसको सही ढंग से एक दिशा देने के लिए हम लोगों को ज़रूरत रहेगी कि हम उस बच्चे की कम्युनिटी को भी इसके बारे में जागरूक करें और लोगों को भी बीमारियों के बारे में। अन्यथा होता क्या है कि किसी को कोई बीमारी हुई तो लोग सियानों के पास चले जाते हैं, बाबों के पास चले जाते हैं, टूने के ऊपर करने शुरू दे देते हैं कर, अपने घर का वास्तु ठीक होना वो होना शुरू हो जाता है। तो वो तमाम चीज़ें करने से पहले एक साइंटिफिक हमारे पास जो मेथड है, हमें वो इस्तेमाल करना है। तो हमने लोगों को बताना है कि भाई ये जो बीमारी है ये बुनियादी रूप से एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। और चौथा स्तंभ है रिसर्च। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका आप देखिए कितनी विस्तृत है, जहां उसने एक रोगी का डायग्नोसिस करना है, असेसमेंट करनी है, वहीं उसने उस बाद में उस रोगी का इलाज करना है। हो सकता है 5 महीने, हो सकता है साल, हो सकता है 1.5 साल उसने रोगी के साथ रहना है। लेकिन यहाँ भूमिका ख़त्म नहीं होती। फिर उसने क्या करना है, फिर उसने कम्युनिटी में जाकर लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को समझाना है, लोगों को जागरूक करना है। और यहाँ पे भी काम उसका ख़त्म नहीं होता। उसने आगे अपने जो नॉलेज है, अपनी जो तलवार है, अपना जो आरी है, जिस आरी से वो जैसे एक लकड़हारा जो है वो पेड़ काटता है, तो वो आरी को समय समय पे तीखा भी करता है। तो रिसर्च बाकायदा से एक ऐसा टूल है, एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक जो है वो अपनी सारी की सारी नॉलेज को, सारी की सारी चीज़ों को अप टू डेट करने की कोशिश करता है। लगातार वो रिसर्च पेपर्स को पढ़ता है, नई नई खोजों के बारे में जानता है। आज हमें पता चलता है कि इस बीमारी के लिए फ़लानी साइकोथेरेपी अच्छी है। हो सकता है कि हमारे पास लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आए जिसमें पता चले कि इस बीमारी का इलाज इस साइकोथेरेपी के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपडेट रहेंगे, और अपडेट रहेंगे रिसर्च के माध्यम से। इसलिए एक साइकोथेरेपिस्ट को लगातार एक रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करते रहने की ज़रूरत है। तो ये मुख्य रूप से एक बात है कि हम लोगों को अपने जो चीज़ हम लोगों ने करनी है, वो हम लोगों का जो एक डायग्नोसिस जो है वो होता है, असेसमेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने रोगी का उसको एक साइकोथेरेपी देनी है। और यहाँ तक ये भूमिका तो एक पर्सनलाइज्ड, अगर ये पहले 2 स्तंभ हैं ये पर्सनलाइज्ड हैं, उसके बाद फिर जर्नलाइजेशन होती है, जहाँ हम कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और समाज को समझाते हैं। और तीसरे स्टेप के ऊपर हमने बात की थी कि किस तरीके से कम्युनिटी हेल्प की ज़रूरत होती है। और चौथा जो हमारा स्टेप है वो है किस तरीके से हमने रिसर्च भी करते रहना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने एक जो जानकारी आप लोगों तक पहुंची है वो ये है कि ये मुख्य 4 स्तंभ हैं, मुख्य 4 रोल हैं एक मनोवैज्ञानिक के, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक के। और इसमें आगे चलकर बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन ये बुनियादी ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मुख्य रूप से समझ आ जाने चाहिए। तो आप लोगों ने आज ये समझा कि एक रोल ऑफ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, जो मैंने आपको बड़े ब्रीफ में, बड़े संक्षेप में, लेकिन एक जो बुनियादी पॉइंट हैं उसके आधार पे आप लोगों को समझाया। अगला जो इसके पार्ट होगा वो भी हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी से ही है। तो हम लोग उसके बारे में अगले अपने लेक्चर के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बड़े आराम से बातचीत को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विद्यार्थी इस सारी जानकारी को सुन चुके हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर अपने पास जो उनके पास बुक्स हैं, जो ऑनलाइन मटेरियल है, जो यूट्यूब पे मटेरियल है, और जो और जानकारियाँ उनके पास हैं, उनके माध्यम से अपने वो नोट्स अच्छे ढंग से तैयार कर लें। और मैंने सभी विद्यार्थियों को बता रखा है कि नोट्स बनाना एक अच्छी आदत है, वो आपके पास होने चाहिए, और उसके अंदर समय समय के अंदर आप लोगों ने अपडेशन भी करते रहना है। थैंक यू।